मनोज, नील, नितिन, मुकेश को उस वीजा बोर्ड के बारे में सब बता रहा था। नील तो मनोज की बातें सुनकर ही डरने लगता है। नील, तू तो डरने लगा। बैठे मनोज, ये आत्मा बुलाने वाले बोर्ड थे, तुम आत्मा तो बुला सकते हो। बिल्कुल बुला सकते हैं। चलो तुम तीनों अपनी अपनी एक उंगली इस बोर्ड पर रखो। देखो, पहले ही कह देते हैं, आत्मा के आने पर अगर किसी की पतलून गीली हो जाए तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और खबरदार, जो किसी ने हमारे कहने से पहले ही ई बोर्ड से हाथ हटाया तो। दला तो ऐसे लाए देते तत्व में ये आत्मा बुला देगा। नितिन को यकीन था कि मनोज बस लंबी लंबी फेंकते हुए उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी मनोज आंखें बंद कर कुछ बड़बड़ाने लगता है। कुछ देर हो जाने के बाद भी मनोज बड़बड़ा ही रहा था। ये देखकर तीनों भाई उबासियां लेने लगते हैं। अब तो मेरी भी फतला ही है। तुम लोग क्या बातें बना रहे हो? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। भागो यहाँ से। अरे भागो। तीनों अपना हाथ उस वीजा बोर्ड से हटा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। मनोज की आंखें बंद थी और वो खर्राटे लेने लगता है। कुछ देर बाद उस बोर्ड से एक सफेद साया निकलता है और घर से निकलकर तीनों भाइयों के पीछे आने लगता है। कृष गुस्से में काली के घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे सामने से भागते हुए नील, नितिन, मुकेश नजर आते हैं। ये क्यों खुले सांड की तरह भागे जा रहे हैं? भूत। काली दुर्गा के साथ गहरी नींद में सोई थी। तभी उसके माथे का निशान चमकता है। काली नींद में पसीने पसीने हो जाती है और अचानक उठकर बैठ जाती है। ऐसा कैसे कर सकते हैं सचिव जी? ऐसा भी क्या गुस्सा? मुझे ये नहीं होने देना है। बात जो भी हो, लेकिन गुलशन काका के साथ ऐसा बर्ताव मैं नहीं होने दूंगी। क्या आधी रात को बड़बड़ा रही है? रात को तुझे नींद नहीं आती और सुबह तो उठने में नखरे करती है। माफ करना माँ, मैं सो जाती हूँ, आप भी सो जाओ। रात की घटना के बाद नील, नितिन, मुकेश के मुंह पर तो जैसे ताला ही लग गया था। घर के बाहर बैठे तीनों बस आते जाते लोगों को निहार रहे थे। तभी सीटी बजाते हुए मनोज वहाँ से निकलता है तो उसे देखकर तीनों अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। तभी भाग्या घर के बाहर आती है। अरे तीनों काहे मुंह छुपा कर बैठे हो? किससे शर्मा रहे हो? काकी, तुम्हारे सपूतों को काहे की शर्म? ये तीनों तो हमसे नजर छुपा रहे हैं। रात को हमारे घर आए थे तीनों और अचानक ही हमें बिना बताए भाग गए। भाग आए? पर काहे? वो तो आप इन्हीं तीनों से पूछो। हम तो चलते हैं। जय राम जी की। का रे नालायको, का हुआ था मनोज के घर रात में? अम्मा तो नहीं बता सकते, वरना वो हमें नलायक होने ते था, दलपुत होने ते ताने भी माले दी। पता नहीं अम्मा क्या बोल रही है, लेकिन जो भी हो, कल रात के बारे में उन्हें नहीं बताना। हाय दैया, एकता तो देखो तीनों की, मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। पता नहीं कौन गड़बड़ घोटाला किए होंगे। उबड़ बोला मनोज भी तो बता के नहीं गया। कान्हा पंचायत ऑफिस का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आता है तो देखता है कि कृष एक हाथ में गुलाब लिए दूसरे हाथ को पीछे किए किसी नवाब की तरह खड़ा हुआ है। गुलों में रंग भरे, बादे नो बहार चले। अब चले भी आओ गुलशन, ताकि तुम्हारा कारोबार चले। गुलशन काका ने अपना कारोबार कब शुरू किया? हमको बताया भी नहीं। गुस्ताख गुलाम, बीच में बोलने की हिमाकत ना कर। कौन सी ताकत? सचिव जी क्या बोल रहे हो? ये किस नाम से पुकार रहे हो तुम हमें? नवाब हैं हम यहाँ के, इस बात से तुम मुखातिब नहीं। मुखाक कैसा शब्द है? हमारी तो जबान ही लड़खड़ा गई। खड़ा क्या है गुस्ताख? भूल गया हमें? आज रियासत का दौरा करना है। रियासत? पर हम तो गांव में रहते हैं ना। एक मिनट, आप गांव का नाम किशनगढ़ से बदलकर रियासत क्यों कर दिए हैं? हम नहीं जाएंगे आपके साथ। आपका बर्ताव हमारी समझ से बाहर है। हमें ना करने की हिमाकत ना करो गुलाम, चलो हमारे साथ। इसके बदले में हम तुम्हें अपनी रियासत का राज्य देंगे। कान्हा कृष का ये नवाबी अंदाज देखकर अपना सर खुजाने लगता है। तभी कृष बाहर की तरफ निकल जाता है
और कान्हा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मनोज घर की सफाई करते हुए घर का कबाड़ा बाहर कर रहा था, तो वो सामान में वीजा बोर्ड भी बाहर ही रख देता है और अंदर झाड़ू लगाने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ चांदनी घास का गट्ठर निकाल रही होती है। तभी उसकी नजर उस बोर्ड पर जाती है। अरे ये तो लड़की का मालूम पड़ता है। अरे मनोज, ये सब कबाड़ा तोहरे काम का नहीं है का? हाँ काकी, क्या हुआ? हुआ कछु नहीं, वो हम इसमें से कुछ सामान ले जाएं तो दिक्कत तो नहीं होगा ना? कबाड़ा है काकी, हमें क्या दिक्कत होगी, ले जाइए। उसके इतना कहते ही चांदनी उस वीजा बोर्ड को उठाए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं रज्जो मुकेश से मिलने के लिए सजी धजी घर से निकलती ही है कि तभी रास्ते में उसे गुलाब सूंघता हुआ कृष नजर आता है। जब कृष की नजर उस पर पड़ती है तो वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है। मुबारक हो तुमको ये चर्बी तुम्हारी, सदा रहो मोटी तुम, ये दुआ है हमारी। कृष, तुम मेरे मोटे होने का मजाक बना रहे हो? हमसे यूं खफा ना हो बेगम, हमारी शायरी पसंद नहीं आई तो जाकर पियो जीरा लेमन। बेगम? किसकी बेगम? कैसी बेगम? अरे सचिव जी, सरपंच ऑफिस चलिए, आज काम नहीं करना क्या? काम? नवाब काम नहीं करते, क्या इस बात से अनजान हो तुम गुलाम? अनजान तो तुम मुझे लग ही रहे हो। ये अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो कृष? कृष का ऐसा बर्ताव देखकर रज्जो उससे ऊंची आवाज में बात करने लगती है। तभी स्कूल से घर की तरफ लौट रही काली इन तीनों को देखती है और कृष के हाथ में गुलाब का फूल देखकर कहती है, ये सचिव जी को क्या हो गया? हाथ में फूल लिए क्यों घूम रहे हैं? छोड़ काली, तू उनके सामने ना ही जाए तो ही अच्छा है। मुझे देखकर सचिव जी डंडे वाली बात को लेकर भड़क ना जाएं। काली, काली सुनो जरा। जिसका डर था वही बात हो गई ये तो। तेरे हुस्न पे कुर्बान हो जाए, भाई तेरे हुस्न पे कुर्बान हो जाए, हम वो नहीं जो कोयले के गुलाम हो जाए। ए कनीज, तुम हमसे नजरें क्यों चुरा रही हो? कमीज नहीं, कनीज, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सचिव जी? काली दीदी देखिए ना, सुबह से नवाब बने घूम रहे हैं। हमको तो लगता है डंडा ज्यादा जोर से लग गया इनको। हे भगवान, लगता है डंडा लगने के कारण ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हे भगवान, ये खुद को नवाब समझ रहे हैं। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष, मैं कोई तुम्हारी बेगम नहीं हूँ, और हाँ, मेरे सामने कह दिया, किसी और के सामने ना कहना। चलो काली, वरना ये कुछ देर में तुम्हें भी बेगम कहने लगेंगे। नील खाना खाने बैठे नितिन के पास आता है और उसे अपने खाने के पास आते देखकर नितिन अपने खाने की थाली को सरकाते हुए कहता है, अरे दिखता क्या है तुझे? जब मैं थाने बैठता हूँ तभी टपक पलता है तू। देता ताली पे धोने ते तालन मुझे तहते दैत बन रही है, तल मुझे तांती ते ताने दे। तल लात तो त्या देता था, बोल बोल बोल। रात के समय जब मनोज के घर से नील, नितिन, मुकेश भाग रहे थे तो नील सबसे पीछे था और कृष के सामने से तीनों भागते हुए निकल जाते हैं। तभी भागते हुए चप्पल उतर जाने के कारण नील पीछे मुड़ता है और उस सफेद साए को कृष के शरीर में समाते हुए देख लेता है और डर के मारे चप्पल वहीं छोड़कर भागने लगता है। सफेद ताया ततीव दीते अंदर दीले, तू तो बोल, मैं तो कहता हूँ मत ही बोल, वरना क्या पता वो सफेद ताया हमारे तलील में ना डूब जाए। कृष अपने नवाबी अंदाज में पूरे गांव में घूमता है और उधर काली को लगता है कि कृष के सर पर डंडा लगने की वजह से उसका दिमाग घूम गया है। काली के दिमाग में एक झलकी को लेकर भी कई सवाल चल रहे थे। तभी दुर्गा उसे एक बड़ी सी कटोरी को पकड़ाते हुए कहती है, ओ काली, अपने ख्यालों से बाहर आ और जा ये हलवा सरपंच जी के घर दे आ। झुमरी बहन ने कहा था कि रज्जो को बहुत पसंद है हलवा। क्यों नहीं माँ, अब सबकी पसंद का खाना बनाकर मेरे हाथों भिजवाती रहो बस। नाराज क्यों होती है? तू भी तो खाएगी ना। जा आप जल्दी से दे आ हलवा, वरना ठंडा हो जाएगा।
सचिव जी की तो हद ही हो गई। बड़े नवाब बने घूम रहे हैं ना गांव में। इनकी फिरकी तो मैं लेती हूँ। अरे काली, तू यहाँ? हाँ काकी, माँ ने रज्जो के लिए उसकी पसंद का हलवा भिजवाया है, वही देने आ रही थी घर। अरे बेगम साहिबा, आप यहाँ हैं? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं तराशा। का कहे सचिव जी? कहना तो बहुत कुछ है आपसे, लेकिन आपसे मुलाकात के लिए हम तरस जाते हैं। हम अपनी शान में आपसे कुछ फरमाना चाहते हैं, लेकिन ये कमबख्त नींद जो हमें आती नहीं, पहले आती थी, अब पता नहीं कहाँ जाती है। हाय दैया, ये कौन घाघरा पहन के निकले हैं आप? नवाब साहब, हम ले आए छाता। कान्हा भैया, सचिव जी तो थे ही, आप भी पागल हो गए हैं क्या? कुछ भी नहीं, वो तो नवाब साहब, मेरा मतलब सचिव जी ने कहा कि हम एक राज्य देंगे, बस इनकी खातिरदारी करो, तो वही कर रहे हैं। अब ठीक है। अरे ये खुद तो पंचायत ऑफिस में रहते हैं, आपको कहाँ से राज्य देंगे? आप भी इनके साथ रह रहकर पागल हो गए हो। तेरी आंखों पर सजदा हो जाऊं, तेरी हंसी पर कुर्बान हो जाऊं, ऐसी नजाकत है तेरी सूरत की कि मैं तेरा गुलाम हो जाऊं। उसकी ये शायरी सुनकर झुमरी शर्मा जाती है, तो वहीं लड़खड़ाता हुआ गुलशन वहाँ गुस्से में चिल्लाते हुए आता है और उसके चिल्लाने से पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सचिव की औलाद, तुमको आज हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अरे प्रधान पत्नी को बेगम कह दो, हमारी झुमरी को छेड़ दो, शर्म नहीं आती का? कौन है ये बेगैरत बुड्ढा जो हमें हमारी बेगम से गुफ्तगू भी नहीं करने दे रहा? गू आथू, अरे गू जाकर शौचालय में कीजिए सचिव जी। हमको तो लग रहा है सचिव जी का दिमाग ना गुड़ गोबर हो गया है। देखो तो कैसे नौटंकी का कपड़ा पहनकर झुमरी बहन को छेड़त हैं। आज सचिव जी के साथ गांव वाले भी एक गुलशन का रुद्र रूप देखेंगे। इतना कहकर गुलशन गुस्से में अपनी छड़ी उठाता है। तभी कृष गुलशन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। अरे बेगैरत बुड्ढे, मेरी तौहीन करने की हिम्मत कैसे की तूने? अरे कोई बचाओ हमको, झुमरी कहो इनसे छोड़ दे हमको भाई। ये आप क्या कर रहे हैं सचिव जी? छोड़िए गुलशन काका को, पता चले उस समय से पहले ही ऊपर चले जाए। मुझे बकैती करने वाला कह रहे थे और खुद ने बकैती की हद कर दी। काली, कुछ कर। झुमरी काकी, आप सरपंच जी को संभालिए, मैं सचिव जी की जरा अक्ल ठिकाने लाती हूँ। सचिव जी, अरे होश में आइए, क्या कर रहे थे आप? कनीज होकर एक नवाब से ऐसे पेश आते हैं? लगता है अब मुझे इनके बोराई दिमाग का इलाज उसी तरह करना होगा जैसे मेरे कारण इनके सर पर डंडा लगा, क्योंकि गांव वालों के सामने मैं जादू तो नहीं कर सकती। तभी वो इधर उधर देखती है तो पिंकी के हाथ में रखा वीजा बोर्ड लेकर जोर से कृष के सर पर मारती है कि वीजा बोर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके टुकड़े होते ही कृष के शरीर से वो सफेद साया निकलकर गायब हो जाता है। ये देखकर काली के साथ साथ सभी गांव वाले भी दंग रह जाते हैं। देखना न भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।